क्लास 9th का जो NCERT है मैथ का, उसका फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे हम लोग आज की कैसे क्या होता है। तो पहला चैप्टर जो है ना वो संख्या के बारे में है, ठीक है। तो हालांकि संख्या तो बहुत सी हैं, लेकिन जो आपके काम की है, मतलब कि 9th में जिस जिस संख्याओं के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। जैसे देखिए कौन कौन सी संख्या हमको पढ़नी है उसके बारे में एक बार हम लिखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला संख्या आता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए हमको। तीसरा जो आता है पूर्णांक, ठीक है। फिर जो आगे आता है वास्तविक संख्या, और इसी को हम दो भाग में कन्वर्ट कर देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है। तो इतने संख्याओं के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर एक्सरसाइज को बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो भी गिनती होता है ना, गिनती 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्याएं हैं गिनती की, वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4, ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। और हाँ ये भी याद रखिएगा प्लस की, ठीक है। चलिए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, अगर इसके आगे शून्य लगा दिया जाए, या काउंटिंग को 1 से ना स्टार्ट करके शून्य से स्टार्ट किया जाए, तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 ऐसे करते कहाँ तक, अनंत तक, ये सब क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आ जाती है। अब ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो जिसके आगे माइनस होगा वो ऋणात्मक है, और जिसके आगे प्लस होगा वो धनात्मक है, ठीक है। ये जितनी संख्याएं लिखे हैं सब धनात्मक संख्या है, क्योंकि इन सब के आगे माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो जब माइनस नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो जो भी प्लस है वो सब धनात्मक संख्या है। तो इस पूर्णांक में, पूर्णांक किसको कहेंगे, तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, ठीक है। ये सब जो हैं ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। समझ गए। अब देखिए वास्तविक संख्या को समझते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा ये परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या, तो इसका सिंपल डिफिनीशन होता है कि जो संख्या P/Q के रूप की हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्या होंगी। लेकिन एक कंडीशन है क्या, कि ये जो Q है ना, ये Q कभी 0 नहीं होगा। अगर इस कंडीशन को कोई संख्या फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और जो संख्या P/Q के रूप की नहीं हो उसे हम बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। तो दोनों का जो परिभाषा है एक दूसरे के विपरीत है। एक P/Q के रूप में होगा तो परिमेय होगा, P/Q के रूप में नहीं होगा तो परिमेय नहीं होगा। और जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है।
अब थोड़ा हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे कुछ नंबर लिखते हैं जिसको हमको पहचानना है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे अगर कोई पूछ दे कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, 1/2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए सबसे पहले 0 की अगर बात करते हैं, अच्छा इस P/Q का मतलब क्या है? किसी भी संख्या को बट्टे में लिखना, जाहिर सी बात है बट्टे में ही दिख रहा है। तो क्या इस शून्य को बट्टे में लिखा जा सकता है? तो कहेंगे हाँ, इसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या ये P/Q के रूप में हो गई? तो कहेंगे कि हाँ हो गई। और ये जो Q है, Q इसकी जगह 1 हो गया और P की जगह क्या है 0, तो ये P/Q के रूप में है। और परिभाषा कह रहा था कि P/Q के रूप में होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ Q 0 है क्या? तो 0 नहीं है, यानी कि इस कंडीशन को यह फॉलो कर रहा है, इसलिए 0 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ऐसे ही 5 को अगर देखें तो 5 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। और यहाँ पर जो Q का मान है ये 0 नहीं है, इसलिए 5 भी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 1/2 तो ऑलरेडी P/Q के रूप में है, या जहाँ Q का मान 0 नहीं है तो यह भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या √3 एक परिमेय संख्या है? अच्छा, इसका रीजन क्या है? अगर यह परिमेय संख्या है तो क्यों है, अपरिमेय संख्या है तो क्यों है? देखिए √3 को हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं, यानी ये तो P/Q के रूप में हो गया। Q जो है ये 0 नहीं भी है, क्योंकि Q का मान यहाँ कितना है? 1 है। तो ये P/Q के रूप में भी है √3, और Q का मान 0 नहीं भी है, तो इसे तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए, यानी √3 को परिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखिए परिमेय संख्या नहीं है √3। क्यों नहीं है? तो परिमेय संख्या को एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं कि जो संख्याएं रूट से बाहर आ जाती हैं, यानी जिनका वर्गमूल निकल जाता होगा वो परिमेय संख्या होगी, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता होगा वो अपरिमेय संख्या होंगी। अच्छा, वर्गमूल तो निकल जाएगा, √3 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन ये संख्या एक निश्चित स्थान पर जाकर रुकेगी नहीं, भाग जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, यानी अशांत संख्याएं, ये अशांत होगी, शांत नहीं होगी। तो जो भी संख्याएं अशांत होती है, और अशांत में भी कैसे होती है, ध्यान रखिएगा, आवर्ती नहीं होना चाहिए, अशांत अनावर्ती होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यह √3 जो है ना, ये अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह √3 परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर कोई पूछ दे कि √4 क्या है, तो √4 का तो पूरा पूरा बाहर आ जाती है 2, और 2 के बट्टा में हम 1 भी लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में हो गया। और Q 0 नहीं भी है, तो ये √4 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है,
ज़्यादातर हम इसी परिभाषा का यूज़ करते हैं कि जो p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, और जो p/q के रूप की नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अगर शांत और अशांत दशमलव प्रसार की बात करेंगे ना, तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अब दशमलव प्रसार अशांत दो तरीका से होता है। एक तो आवर्ती होता है, तो जो आवर्ती होता है ना वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि आवर्ती संख्या होती है जैसे कि 1.212121 ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर आवर्ती संख्या है क्योंकि 212121 बार बार आ रहा है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में पहला कंडीशन है कि p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर रूट में संख्या कोई दे दिया है तो रूट से अगर पूरा पूरा बाहर निकल जा रहा है, अर्थात उसका वर्गमूल निकल जा रहा है, तब वो परिमेय संख्या होगा। अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो भाग लगाकर चेक करेंगे। और भाग लगाकर कैसे चेक किया जाता है, तो जिसका शांत होगा मतलब भाग पूरा पूरा वह संख्या कट जाएगा दशमलव के बाद, तो उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर नहीं कट रहा है तब देखना है कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। अगर शांत होगा तो परिमेय संख्या होगा, और शांत में आवर्ती है तब भी परिमेय संख्या है, लेकिन अनावर्ती है तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये हमारा 9th से कॉन्सेप्ट था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। तो ये हमको लगता है कि समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ देता है कैसे। जैसे अगर हम मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। अच्छा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होने से क्या मतलब है? मतलब कि प्राकृतिक संख्या के जितने सदस्य हैं वो पूर्ण संख्या में होने चाहिए, तभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट थी, तो 1 2 3 4 ऐसे अनंत टाइम तक। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट थी, तो 0 से अनंत टाइम तक। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जितनी भी हैं वो सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है। अगर केवल इस 0 को हटा दिया जाए तो कोई पूर्ण संख्या नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, प्राकृतिक संख्या। तो इसलिए हम बोले थे कि ये जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन यहीं दूसरा क्वेश्चन पूछ दे दूसरे तरीका से कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? तो देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट है, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। तो देखिए यहाँ 1 से तो सभी संख्या इसमें शामिल है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक 0 भी आता है जो प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखे थे कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो उसका उत्तर है नहीं। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है
कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। तो जितनी की जितनी परिमेय संख्या है ये सब आएंगी किस में? वास्तविक संख्या में। इसलिए हम कहेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होगी। लेकिन यही उल्टा पूछ देगा कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या तो आ जाएगी लेकिन अपरिमेय नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। समझे? अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो लिखेंगे हाँ, सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में जितनी भी धनात्मक संख्या है सब आती है, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, ऐसे करके। और इसमें माइनस वाली भी संख्या आती है। तो प्राकृतिक संख्या भी है पूर्ण संख्या में और पूर्ण संख्या भी है पूर्णांक में। इसलिए बोलेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या और सभी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। लेकिन यही उल्टा पूछ दे कि पूर्णांक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं आती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है। तो इस टाइप का आपसे क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन पूछ सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि संख्याएं जो हमको 9th क्लास के हिसाब से बताया है। ठीक है, नहीं तो केवल संख्या पढ़ने में 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो 9th में कितना पढ़ना है उसके बारे में उतना ही बताया है कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, और प्राकृतिक मतलब कि जो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है, क्यों है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है।